चलिए आज हम लोग क्या पढ़ते हैं, आज हम लोग राउल्ट के नियम के बारे में पढ़ते हैं। किसके बारे में? राउल्ट के नियम के बारे में। तो राउल्ट का नियम पढ़ें उससे पहले हमको ये जान लेना बहुत ही अत्यंत आवश्यक है कि राउल्ट का नियम कब लागू होता है। क्या राउल्ट का नियम कब लागू होता है ना। तो स्टार्टिंग में जब ये चैप्टर स्टार्ट हो रहा था तो हमने क्या बताया था कि हमने एक विलयन आपको पढ़ाया था, अगर आपको याद हो सेकंड ही वीडियो में शायद हमने बताया था कि द्रव विलयन क्या होता है। हमने क्या बताया था कि द्रव विलयन क्या होता है ना। तो इसमें क्या होता है कि विलायक सदैव द्रव होता है। क्या होता है? विलायक जो होता है वो सदैव क्या होता है? द्रव होता है। और इसी प्रकार ये जो विलेय होता है, ये विलेय क्या होता है? गैस, द्रव या ठोस कुछ भी हो सकता है। गैस, द्रव या ठोस कुछ भी हो सकता है। ठीक है, एकदम ध्यान से देखिएगा। तो द्रव विलयन में जब दोनों द्रव हो, द्रव विलयन में जब दोनों द्रव यानी कि द्रव यानी कि द्रव, ऐसे समझिए, द्रव। कहने का तात्पर्य ये है कि ये जो द्रव है ये विलायक, जो विलायक होगा वो भी द्रव होगा और जो विलेय होगा वो भी क्या होगा? द्रव होगा। ठीक है, इतना समझ गए। तो बस इसी अवस्था में हम किसका यहाँ क्या लागू होता है? राउल्ट का नियम लागू होता है। इस अवस्था में आप राउल्ट का नियम लागू कर सकते हैं ना। तो आइए बात करते हैं कि राउल्ट का नियम क्या कहता है। राउल्ट का नियम ये कहता है कि किसी दिए गए, राउल्ट का नियम क्या कहता है देख लेते हैं। राउल्ट का नियम कहता है कि किसी दिए गए ताप पर द्रव विलयन के किसी घटक, क्या द्रव विलयन के किसी घटक का आंशिक वाष्प दाब उसके मोल प्रभाज के समानुपाती होता है। उसके मोल प्रभाज के समानुपाती होता है। क्या होता है? समानुपाती होता है। ठीक है, ये क्या कहता है? राउल्ट का नियम कहता है। तो आइए इसको समझते हैं। कैसे समझते हैं? जैसे मान लीजिए कि हमारे पास कोई एक बीकर ये है, ठीक है, और इसी प्रकार एक बीकर ये है हमारे पास कंटेनर भाई। ठीक है, इसमें मान लीजिए कि जल भरा हुआ है। जल क्या? कोई द्रव मान लीजिए कि भरा हुआ है। ठीक है, मान लीजिए इसी प्रकार इसमें भी द्रव भरा हुआ है। ठीक है, इसमें भी द्रव भरा हुआ है। अब ये जो है इसको मान लीजिए कि ये द्रव ए है, कोई द्रव ए है, और इसको मान लीजिए कि ये कोई द्रव बी है। ठीक है, तो जब ये वाष्पित होगा तो इसके वाष्प को एक कंटेनर में एकत्रित किया गया। ठीक है, तो इस प्रकार से इसका वाष्प दाब, मान लीजिए कि ये इसका वाष्प दाब है। क्या है? वाष्प दाब है। ठीक है, यहाँ भी इसका ये वाष्प दाब है। क्या है? वाष्प दाब है। तो जानते हैं, सॉरी वाष्प दाब नहीं, वाष्प है। तो ये जो वाष्प है ये इस सरफेस पे जो दाब लगा रहा है यही क्या होगा? वाष्प दाब होगा। इस सरफेस पे, वाटर के सरफेस पे जो दाब लगा रहा है ये क्या होगा? वाष्प दाब होगा। तो जो ये शुद्ध द्रव ए है इसका वाष्प दाब मान लीजिए, शुद्ध द्रव ए का वाष्प दाब, शुद्ध द्रव ए का वाष्प दाब मान लीजिए PA0 है। क्या है? PA0 है। इसी प्रकार शुद्ध द्रव बी का वाष्प दाब, शुद्ध द्रव बी का वाष्प दाब क्या होगा? PB0 होगा। ठीक है, एकदम ध्यान समझिएगा ना। PA0 है और PB0 है। मान लीजिए कि इन दोनों वाटर को आप द्रव ए और द्रव बी को हम ऐड कर देते हैं, तो ऐड करने के बाद ये एक कंटेनर में मिक्स हो जाते हैं। ठीक है, एक कंटेनर में मिक्स हो जाते हैं। मान लीजिए द्रव ए और द्रव बी आपस में मिक्स हो गए, द्रव बी आपस में क्या हो गए? मिक्स हो गए। तो ये भी वाष्पित होंगे। तो वाष्पित होंगे तो मान लीजिए कि ये इसके वाष्प हैं, तो ये भी दाब आरोपित करेंगे ना, ये भी दाब अप्लाई करेंगे। ठीक है, तो अब यहाँ पे मान लीजिए कि ये जो यहाँ पे वाष्प दाब लग रहा है, तो मान लीजिए कि यहाँ पे ये जो ये है, जो द्रव ए का विलयन में वाष्प दाब है वो मान लीजिए PA है। क्या? द्रव ए का विलयन में वाष्प दाब,
विलयन में वाष्प दाब, ठीक है। मान लीजिए कि द्रव ए का विलयन में वाष्प दाब P है और इसी प्रकार द्रव B का विलयन में वाष्प दाब PB मान लीजिए। द्रव B का विलयन में वाष्प दाब, विलयन में वाष्प दाब क्या मान लीजिए PB है। क्या है? PB है। तो दोनों भरे हैं, A भी भरा है इसमें और B भी भरा है। और अब बताइए, तो हम आपसे ये पूछते हैं कि कौन सा द्रव इसमें ज़्यादा दाब लगाएगा। तो आप सिंपल से कहेंगे कि जो मात्रा में अधिक होगा, मोर होगा, वही क्या करेगा? ज़्यादा दाब लगाएगा। तो अब कौन सा द्रव ज़्यादा है बताइए? कौन सा द्रव A ज़्यादा है कि द्रव B ज़्यादा है ना? कौन सा द्रव ज़्यादा है? तो आपको अगर याद हो तो हम लोग पिछले टर्म पे एक कॉन्सेप्ट पढ़े थे मोल प्रभाज का। तो अब कौन सा द्रव ज़्यादा है इसे ही ज्ञात करने के लिए मोल प्रभाज ज्ञात किया जाता है। क्या ज्ञात किया जाता है? मोल प्रभाज। मोल प्रभाज ज्ञात करते हैं। तो जिस विलयन का मोल प्रभाज कम होगा, ऐसा जानिए कि जिसका मोल प्रभाज कम होगा वो इस विलयन में कम होगा। यानी कि अगर द्रव A का, मान लीजिए कि अगर द्रव A का मोल प्रभाज कम है, ठीक है, अगर द्रव A का मोल प्रभाज कम आता है तो द्रव A इस विलयन में कम होगा। और अगर द्रव B का मोल प्रभाज कम आता है तो इस वाले विलयन में द्रव B जो है वो कम होगा ना। तो जिसका मोल प्रभाज कम होगा वो चीज कम होगा। तो हमने कहा कि जो ज्यादा होता है उसी का वही वाष्प दाब ज्यादा लगाएगा। तो अगर द्रव A ज्यादा है तो A वाष्प दाब लगाएगा, द्रव B ज्यादा है तो द्रव B ज्यादा वाष्प दाब लगाएगा। अब यानी कि हम क्या कह रहे हैं? हम यही कह रहे हैं ना कि मोल प्रभाज अगर A का ज्यादा है ना, अगर मोल प्रभाज A का ज्यादा है तो द्रव A ज्यादा होगा। ऐसे समझिए, द्रव A ज्यादा होगा। अब द्रव A ज्यादा हुआ तो प्रेशर जो होगा वो भी किसका? द्रव A का ज्यादा होगा ना, द्रव A का ज्यादा होगा। इसी प्रकार हम क्या कह रहे हैं कि जो मोल प्रभाज है अगर B का ज्यादा होगा, किसका? द्रव B का ज्यादा होगा। अगर मोल प्रभाज B का ज्यादा होगा तो द्रव B ज्यादा होगा मात्रा में इस विलयन में। इसका मतलब ये है कि प्रेशर जो होगा वो द्रव B वाला ज्यादा होगा ना। तो आप क्या देख रहे हैं? आप यही देख रहे हैं कि ये जो मोल प्रभाज है ये किसके अनुक्रमानुपाती हो रहा है? प्रेशर के, आंशिक दाब के अनुक्रमानुपाती हो रहा है। तो यही राउल्ट का नियम कहता है। क्या कहता है राउल्ट का नियम? कि किसी दिए गए ताप पर द्रव विलयन के किसी घटक का आंशिक वाष्प दाब उसकी मोल प्रभाज के समानुपाती होता है। जैसे मानिए कि दो द्रव A व B से विलयन बनाया गया है ना, तो ये A है, ये B है, इनसे ये विलयन बनाया गया है ना। और इसके बाद कह रहा है कि विलयन में द्रव A का आंशिक दाब PA है और द्रव B का आंशिक दाब PB है। द्रव A का आंशिक दाब PA है और द्रव B का आंशिक दाब, ये देखिए, द्रव A का आंशिक दाब PA है, द्रव B का आंशिक दाब PB है। किसकी बात कर रहा है? विलयन की। जब दोनों मिल गए तो एक विलयन बना ना, तो इसमें बात कर रहा है कि PA जो है द्रव A का विलयन में वाष्प दाब, PB जो है द्रव B का विलयन में वाष्प दाब है, ठीक है, आंशिक वाष्प दाब, ठीक है। तो इस नियम के अनुसार यानी कि राउल्ट के नियम के अनुसार क्या हो जाएगा कि जो प्रेशर होगा वो मोल प्रभाज के अनुक्रमानुपाती होगा ना। तो इसका मतलब ये है कि जो PA होगा ना, प्रेशर ऑफ A, ये किसके अनुक्रमानुपाती होगा? मोल प्रभाज किसके? A के। इसी प्रकार जो PB होगा वो किसके अनुक्रमानुपाती होगा? मोल प्रभाज किसके? B के, द्रव B के। तो आप लोग जानते हैं कि अनुक्रमानुपाती यानी कि समानुपाती चिन्ह को, साइन को हटाने के लिए एक कांस्टेंट से मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो क्या हो जाएगा? PA इज इक्वल टू, ये PA नॉट है और मान लीजिए इंटू XA हो जाएगा। इसी प्रकार ये PB है, मान लीजिए कि ये PB नॉट इंटू क्या हो जाएगा? XB हो जाएगा। दोनों X है, XB हो जाएगा, ठीक है। तो ये क्या हमें किसके माध्यम से मिला है? राउल्ट के नियम के अनुसार मिला है। अगर आपसे हम कह दें कि मान लीजिए ये PA प्रेशर ऑफ A, ये प्रेशर ऑफ B हो गया ना। ये जानते हैं PA नॉट यहाँ पे क्या है? PA नॉट है PA नॉट है शुद्ध द्रव A का वाष्प दाब है। क्या है?
शुद्ध द्रव ए का वाष्प दाब है। ठीक, इसी प्रकार Pb क्या है? शुद्ध द्रव B का वाष्प दाब है। ठीक है ना। तो अब अगर हम बोलते हैं आपसे, क्या बोलते हैं कि टोटल जो प्रेशर होगा वो कितना होगा, तो टोटल प्रेशर कितना होगा कि तब क्या हो जाएगा, टोटल प्रेशर को हम पी से प्रदर्शित कर दे रहे हैं, क्या हो जाएगा, इसको और इसको आपको ऐड कर देना है, तो क्या हो जाएगा, पी ए हो जाएगा प्लस पी बी हो जाएगा। अब पी का मान रख दीजिए और पी बी का मान रख दीजिए, तो क्या हो जाएगा, पी एस इज इक्वल टू पी ए नॉट प्लस क्या हो जाएगा, पी एस इज इक्वल टू पी ए नॉट इंटू एक्स ए प्लस पी बी नॉट इंटू एक्स बी। ठीक है, तो टोटल हमारा क्या आया, कुल वाष्प दाब कितना आया, पी ए नॉट इंटू एक्स ए पी बी नॉट इंटू एक्स बी। तो उम्मीद है कि आपको राउल्ट का नियम बेहतरीन तरीके से समझ में आया होगा। तो आइए अब हम लोग क्या पढ़ते हैं, आदर्श तथा अनादर्श विलयन। हाँ जी, तो आइए चलिए आज हम लोग क्या शुरू करते हैं, आदर्श तथा अनादर्श विलयन। तो आदर्श विलयन क्या होता है, अनादर्श विलयन क्या होता है, कह रहा है कि वे विलयन जो सांद्रता व ताप की निश्चित विभिन्न परासों में राउल्ट के नियम का पालन करते हैं, वही क्या कहलाते हैं, आदर्श विलयन कहलाते हैं। क्या कह रहा है कि वे विलयन जो सांद्रता तथा ताप की विभिन्न परासों में राउल्ट के नियम का पालन करते हैं, आदर्श विलयन कहलाते हैं। अब राउल्ट का नियम क्या क्या कहता है, जैसे कि राउल्ट का नियम हमारा क्या कहता है कि पी ए इज इक्वल टू पी ए नॉट इंटू एक्स ए, और राउल्ट का नियम ये भी कहता है कि पी बी इज इक्वल टू पी बी नॉट इंटू एक्स ए, या साथ ही साथ ये भी राउल्ट का नियम कहता है कि पी एस इज इक्वल टू पी ए प्लस पी बी ना। तो इतनी चीज़ें राउल्ट का नियम कहता है। तो जो विलयन सांद्रता व ताप के विभिन्न परासों में इसका 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 पालन कर देगा, वही क्या कहलाएगा, हमारा आदर्श विलयन। और इसी प्रकार क्या कह रहा है कि जो इसका पालन नहीं करेंगे वो क्या कहलाएंगे, अनादर्श विलयन। इसको अनादर्श विलयन कर लीजिएगा। अब इसका पालन न करने का मतलब कि ये जो है इसके बराबर है, अब पालन न करने का मतलब कि ये इसके बराबर नहीं होगा, यानी कि ये कहना चाह रहा है ये बात क्या, पी ए नॉट इंटू एक्स ए। इसी प्रकार क्या कहना चाह रहा है, पी बी डज नॉट इक्वल टू पी बी नॉट इंटू एक्स बी, और साथ ही साथ कहना चाह रहा है कि पी एस डज नॉट इक्वल टू पी ए प्लस पी बी। अच्छा, तो ये जब ये बराबर नहीं होगा तो क्या होगा, बराबर नहीं होगा तो या तो ज़्यादा होगा या तो कम होगा ना। अब ज़्यादा या कम होने का मतलब, मान लीजिए जैसे ज़्यादा है तो पी ए ये ग्रेटर देन होगा पी ए नॉट इंटू एक्स ए के। इसी प्रकार पी बी जो होगा ये भी ग्रेटर देन होगा किसके, पी बी नॉट इंटू एक्स बी के। इसी प्रकार जो पी एस होगा ये भी पी ए प्लस पी बी से ग्रेटर देन होगा। तो इस अवस्था में क्या, इस अवस्था में इसे राउल्ट के नियम का धनात्मक विचलन कहा जाता है। क्या कहा जाता है, धनात्मक विचलन कहा जाता है। इसी प्रकार अगर कम होगा, जैसे पी ए है ये लेस देन होगा पी ए नॉट इंटू एक्स ए। इसी प्रकार पी बी है ये लेस देन होगा पी बी नॉट इंटू एक्स बी। इसी प्रकार पी एस है ये लेस देन होगा पी ए प्लस पी बी के। तो यह क्या कहलाएगा, ये कहलाएगा ऋणात्मक विचलन। क्या कहलाएगा, ऋणात्मक विचलन कहलाएगा। ठीक है, तो उम्मीद है कि समझ गए होंगे। तो आइए अब हम लोग बात करते हैं आदर्श विलयन और अनादर्श विलयन के डिफरेंसेस की। तो डिफरेंसेस मतलब आदर्श विलयन के बारे में अगर हम कहना चाहें तो पहला डिफरेंस तो यही होगा कि जो एंथैल्पी परिवर्तन होता है आदर्श विलयन का वो शून्य होता है, यानी कि डेल्टा एच इज इक्वल टू 0 होता है। अब डेल्टा एच क्या है, एंथैल्पी परिवर्तन है। क्या है, एंथैल्पी परिवर्तन है। ठीक है, एंथैल्पी परिवर्तन है। जो एंथैल्पी परिवर्तन होता है वो क्या होता है, इसमें शून्य होता है। जो एंथैल्पी होता है ये क्या होता है, ऊष्मा ही होती है। अब देखिए भाई कि इस मिश्रण की ना ऊष्मा बाहर निकलती है और ना ऊष्मा अंदर जाती है। इस मिश्रण की ना ऊष्मा बाहर निकल पा रही है ना अंदर जा पा रही है। तो इसका मतलब कि ऊष्मा का मान 0 होगा, मतलब एंथैल्पी परिवर्तन 0 होगा ना, इसलिए डेल्टा एच कितना है, 0 है। और उसी दशा में अनादर्श विलयन में डेल्टा एच डज नॉट इक्वल टू 0 होता है ना। और इसी प्रकार ये जो चेंज ऑफ वॉल्यूम है डेल्टा वी वो इसमें 0 होता है, और इस वाले में अनादर्श विलयन में डेल्टा वी 0 नहीं होता है।
अब जीरो कहने का मतलब जैसे हमारे पास कोई एक बीकर में 5 लीटर कुछ रखा हुआ, कोई द्रव रखा हुआ है और दूसरे दूसरे बीकर में 10 लीटर रखा हुआ है, दोनों मिला के 15 लीटर का विलयन बना रहे हैं। अगर हम पूछे कि इस अवस्था में विलयन इस अवस्था में पूरा वॉल्यूम कितना है, तो यहाँ भी आप बताओगे 15 क्योंकि दोनों जोड़ दोगे, और इस अवस्था में भी आयतन कितना होगा 15। तो देखिए विलयन में कोई चेंज नहीं आया, तो चेंज इन विलयन इज इक्वल टू 0। लेकिन अनादर्श विलयन में क्या होता है कि चेंज इन वॉल्यूम जो है, चेंज इन वॉल्यूम वो डज नॉट इक्वल टू 0 होता है। तो आइए, उम्मीद है कि ये इसके बीच में अंतर आप समझ गए होंगे। तो आइए अब हम बात करते हैं अणुसंख्य गुणधर्म की, इसके बारे में बात करते हैं। अणुसंख्य, इसको सही कर लीजिएगा, ये क्या होगा, अणुसंख्य गुणधर्म की बात करते हैं, ठीक है। अब ये अणुसंख्य गुणधर्म क्या होता है? अणुसंख्य गुणधर्म क्या होता है? जैसे कि आप जानते हैं विलयन किससे किससे मिलकर बना होता है, तो ये विलयन बना होता है विलेय और विलायक से मिलकर। इससे मिलकर बना होता है, विलेय और विलायक से मिलकर बना होता है। अब यहाँ पे विलेय क्या होगा, ठोस होगा, ठीक है, और विलायक क्या होगा, द्रव होगा ना। देखिए, तो जब ये अवस्था आती है क्या, जब विलेय जो होगा वो ठोस होगा और विलायक जो होगा द्रव होगा। यानी कि अगर एग्जाम्पल ले लें हम, एज एग्जाम्पल में जो विलेय हो अगर वो NaCl हो और विलायक हमारा H2 हो, यानी कि ये ठोस है ये द्रव है, तो बस इसी और इसी अवस्था में अणुसंख्य गुणधर्म का कॉन्सेप्ट लागू होता है। तो याद रखिएगा ना कि जब विलेय हमारा ठोस होगा और विलायक हमारा द्रव होगा, तो इसी और इसी अवस्था में अणुसंख्य गुणधर्म का कॉन्सेप्ट लागू होता है। तो इसके डिफिनेशन की अगर बात करें, अणुसंख्य गुणधर्म के डिफिनेशंस की अगर बात करें, तो क्या होगा अणुसंख्य गुणधर्म का डिफिनेशन? तो नाम से ही स्पष्ट है कि अणुसंख्य यानी कि ऐसा गुणधर्म जो अणुओं की संख्या पर निर्भर करता हो। अणुसंख्य गुणधर्म मतलब ऐसा गुणधर्म जो अणु की संख्या पर निर्भर करता हो, अणु की प्रकृति पर नहीं, कि अगर NaCl की जगह AgCl ले लें तो भी इस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा ना। क्यों? क्योंकि ये अणुओं की संख्या पर डिपेंड कर रहा है, अणुओं की प्रकृति पर नहीं। तो इसको समझते रहेगा। तो आइए अब हम लोग अणुसंख्य गुणधर्म की डिफिनेशन के बारे में देखते हैं। तो क्या कह रहा है कि विलयनों के वे गुणधर्म जो विलायक की एक निश्चित मात्रा में उपस्थित विलेय के कणों की संख्या पर निर्भर करते हैं, किंतु विलेय की रासायनिक प्रकृति पर निर्भर नहीं करते, अणुसंख्य गुणधर्म कहलाते हैं। अब ये भी यही आपको बताया। तो अणुसंख्य गुणधर्म आयनों की संख्या के समानुपाती होता है। तो अणुसंख्य विलयनों के महत्वपूर्ण अणुसंख्य गुणधर्म निम्नलिखित हैं, जैसे कि वाष्प दाब में अपेक्षित अवनमन, क्वथनांक में उन्नयन, हिमांक में अवनमन, परासरण दाब। तो एक एक करके इन सब के बारे में हम अध्ययन करते हैं। तो आइए अब हम लोग वाष्प दाब के अपेक्षित अवनमन के बारे में पढ़ते हैं ना। वाष्प दाब अवनमन मतलब समझते हैं? अवनमन मतलब कमी। अवनमन का मतलब क्या हुआ, कमी हुआ, ठीक है। तो जब ठोस को द्रव में मिला देते हैं तो वाष्प दाब में कमी हो जाती है। क्या? जब ठोस यानी कि विलेय को, ठीक है, जब ठोस को द्रव में, द्रव यानी कि विलायक में मिला देते हैं तो वाष्प दाब में कमी हो जाती है। में मिला देते हैं तो वाष्प दाब में कमी हो जाती है। वाष्प दाब में कमी हो जाती है। जैसे अगर एग्जाम्पल की बात करें, मान लीजिए हमारे पास ये एक कंटेनर है, इसमें जल भरा हुआ है, ठीक है, जल भरा हुआ है और ये वाष्पीकृत हुआ। तो वाष्पीकृत होगा तो मान लीजिए कि ये जो है इसके वाष्प दाब हैं, तो इसके वाष्प दाब इसके जल के सरफेस पर क्या लगाएंगे, ये वाष्प है, ये तो जो वाष्प है ये जल के सरफेस पे, वाटर के सरफेस पे प्रेशर लगाएंगे। तो ये क्या हुआ, ये वाष्प दाब हुआ हमारा, ठीक है, ये क्या है, वाष्प दाब है। और ये क्या है, हमारा जल है, H2O है ना। तो अब देखिए, अब इसी में हम क्या काम करते हैं, इसी में हम इसी जल में, मान लीजिए ये जल था, इसी जल में अब क्या काम किए कि हम NaCl मिला दिए। क्या मिला दिए, NaCl मिला दिए। तो अब देखिए, अब फिर ऐसे वाष्पीकृत होगा, वाष्पीकृत होगा, ये भी क्या वाष्प दाब लगाएगा, ठीक है। तो अब देखिए क्या होता है, क्या कह रहा है कि जब ठोस विलेय को द्रव विलायक में मिला देते हैं, ये विलायक था जल हमारा, अब क्या काम किए, NaCl रूपी विलेय को जो सॉलिड है इसमें मिला दिए, तो वाष्प दाब में
कमी हो जाती है ना। मान लीजिए इसका जो शुद्ध शुद्ध जल है ये, इसका दाब वाष्प दाब मान लीजिए कि पी नॉट है ना, इसका वाष्प दाब मान लीजिए कि पी नॉट है। पी नॉट यानी कि शुद्ध द्रव का वाष्प दाब, शुद्ध द्रव का वाष्प दाब मान लीजिए ये है, ठीक है। इसी प्रकार मान लीजिए कि इसका वाष्प दाब क्या होगा, एस पी एस होगा, यानी कि इसका वाष्प दाब कितना होगा, पी एस होगा। जब NaCl को हम मिला दिए, चूंकि NaCl क्या है, एक अवाष्पशील पदार्थ है, ठीक है। तो क्या कह रहा है, कह रहा है कि वाष्प दाब में कमी हो जाती है, कमी हो जाती है, मतलब कि पहली अवस्था से दूसरी अवस्था की वाष्प दाब में कमी हो जाती है, यानी कि पी एस कम होगा किससे, पी नॉट से। तो अगर हम आपसे पूछें कि कितनी कमी हुई, कितनी कमी हुई ना, तो इसमें से इसको घटा दें तो कमी बराबर क्या हो जाएगा, पी नॉट माइनस पी एस, यानी कि अवनमन कितना हुआ, पी नॉट माइनस पी एस। तो आइए अब डिफिनेशन पे चलते हैं। तो कह रहा है कि किसी विलयन के वाष्प दाब के अवनमन, वाष्प दाब के अवनमन मतलब वाष्प दाब का अवनमन कितना है, अवनमन मतलब कमी, तो वाष्प दाब का अवनमन कितना है, पी नॉट माइनस पी एस। तो कह रहा है कि किसी विलयन के वाष्प दाब के अवनमन तथा शुद्ध विलायक के अनुपात को वाष्प दाब का अपेक्षित अवनमन कहते हैं ना। अब शुद्ध विलायक का वाष्प दाब, शुद्ध विलायक, यहाँ पे शुद्ध विलायक का वाष्प दाब होगा, ठीक है, इसको याद रखिएगा, शुद्ध विलायक का वाष्प दाब होगा। तो किसी विलयन के वाष्प दाब के अवनमन, किसी विलयन के वाष्प दाब के अवनमन मतलब वाष्प दाब के अवनमन मतलब पी नॉट माइनस पी एस। हाँ, इसका मतलब क्या हुआ, पी नॉट माइनस पी एस। और बोल रहा है कि शुद्ध विलायक का, शुद्ध विलायक का वाष्प दाब, तो शुद्ध विलायक क्या है, शुद्ध द्रव, द्रव ही क्या है यहाँ पे विलायक है, तो शुद्ध द्रव का वाष्प दाब कितना होगा, पी नॉट होगा। तो ये जो शुद्ध विलायक का वाष्प दाब कितना हो गया, पी नॉट हो गया। इसके अनुपात को, इसके अनुपात को वाष्प दाब का अपेक्षित अवनमन कहते हैं। वाष्प दाब का अपेक्षित अनुपात मतलब बस दोनों में भाग दे देना है। तो इसका मतलब पी नॉट माइनस पी एस अपान पी नॉट, यही क्या होगा, इसका क्या होगा, अपेक्षित अवनमन होगा। अब देखिए, तो पदार्थों के विलयन के लिए वाष्प दाब का अपेक्षित अवनमन विलयन के विलेय के मोल प्रभाज के बराबर होता है ना। तो ये चीज क्या किसके बराबर होगी, विलयन के विलेय के मोल प्रभाज के बराबर। किसके मोल प्रभाज, मोल प्रभाज को डिनोट करते हैं एक्स से, और किसका मोल प्रभाज, विलेय के मोल प्रभाज के बराबर होगी ना। तो इसको याद किए रहिएगा, ये बहुत ही काम का फार्मूला है, ठीक है। तो और हम एक बात आपको बताना चाहते हैं कि हम लोग पिछले टर्म पर क्या एक विलेय का मोल प्रभाज का एक फार्मूला पढ़े थे ना, अगर जिसको याद हो तो विलेय का मोल प्रभाज बराबर क्या पढ़े थे। जो लोग नहीं वो वीडियो देखें, एक बार वीडियो वो देख लीजिएगा, तभी मोल प्रभाज का कॉन्सेप्ट समझ में आएगा। तो विलेय का मोल प्रभाज बराबर पढ़े थे स्मॉल एन अपान स्मॉल एन प्लस कैपिटल एन, ये पढ़े थे ना, विलेय के मोलों की संख्या ज्ञात करने के लिए, ठीक है। तो अब देखिए विलेय के मोल प्रभाज यहाँ पे कितने हैं, स्मॉल एन अपान स्मॉल एन प्लस कैपिटल एन। तो अगर अति तनु विलयन हो जाए, तो अति तनु विलयन हेतु, अति तनु, ये तनु है भाई, अति तनु विलयन हेतु, तो अति तनु विलयन हेतु क्या हो जाएगा, ये जो स्मॉल एन है ये वेरी वेरी लेस देन क्या हो जाएगा, कैपिटल एन हो जाएगा ना। तो इस अवस्था में जब ये बहुत निग्लिजिबल लगभग समझ ली, तो एन और एन को जब ऐड करेंगे तो एन ही आएगा, क्यों, क्योंकि तो एकदम लगभग निग्लिजिबल है, एकदम ना के बराबर है ना। तो इसका मतलब अब क्या हो जाएगा, पी नॉट माइनस पी एस अपान पी नॉट इज इक्वल टू एक्स विलेय का मोल प्रभाज, और विलेय का मोल प्रभाज कितना होगा, स्मॉल एन अपान स्मॉल एन प्लस कैपिटल एन। तो लिखिए स्मॉल एन ऊपर रहेगा अपान, इस नीचे क्या है, स्मॉल एन प्लस कैपिटल एन, और इसका मान हम लोग क्या फाइंड कर लिया, अति तनु विलयन हेतु कैपिटल एन, तो क्या हो जाएगा कैपिटल एन। हमें अब क्या फाइंड हो गया, इतना फार्मूला फाइंड हो गया। लेकिन हम लोग एन के बारे में भी पढ़े थे और कैपिटल एन के बारे में पढ़े थे। क्या पढ़े थे, स्मॉल एन के बारे में हम लोग क्या पढ़े थे कि स्मॉल एन बराबर होता है, स्मॉल एन बराबर होता है डब्ल्यू अपान एम, और इसी प्रकार कैपिटल एन के बारे में पढ़े थे, कैपिटल डब्ल्यू अपान कैपिटल एम पढ़े थे ना। स्मॉल डब्ल्यू क्या था, वेट था, और स्मॉल एम क्या था, मॉलिक्यूलर वेट था, किसका, विलेय का, और कैपिटल डब्ल्यू विलायक का था, क्या, वेट, और कैपिटल एम क्या था, विलायक का
मॉलिक्यूलर फार्मूला, वो मास, मॉलिक्यूलर मास था ना। तो अब अगर इसकी भी वैल्यू रख देंगे तो यहाँ पे हम लिख दे रहे हैं, अगर इसकी भी वैल्यू रखें तो फाइनली हमको फार्मूला क्या प्राप्त हुआ कि पी नॉट माइनस पी एस अपॉन पी नॉट इज इक्वल टू क्या हमको प्राप्त हुआ, डब्लू स्मॉल डब्लू अपॉन स्मॉल एम अपॉन कैपिटल डब्लू अपॉन कैपिटल एम। तो फाइनली हमको ये फार्मूला प्राप्त होता है। तो इसको आप लोग अच्छे से याद कर लीजिएगा, अच्छे से लर्न कर लीजिएगा। तो चलिए अब हम लोग सेकंड क्या पढ़ते हैं, क्वथनांक के उन्नयन।